नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे मदरसों में पढ़ाई बहाना, हिंदू बच्चे निशाना। जी हाँ, प्रदेश के 27 मदरसों में पढ़ रहे 500 से ज़्यादा हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में कोई भी ऐसा मदरसा नहीं चलने दिया जाएगा जो बच्चों को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करे। तो इधर कांग्रेस का दावा है कि अगर हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा था। ऐसे में अब सवाल ये है कि मदरसों में ऐसे मामलों पर कब लगाम लगेगी और क्या कांग्रेस से उसके बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मदरसों में बच्चों के धर्मांतरण की शिकायत मामले पर अब शुरू हुई सियासत। प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। शिकायत में 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाए जाने की बात कही गई। अब इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची है, तो एनएचआरसी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा। इधर मामला सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में ऐसा कोई भी मदरसा नहीं चलेगा जो बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखता हो। ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। कौन मुल्ला मौलवी इसके पीछे है, इसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। इधर कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मदरसे में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग आखिर कर क्या रहा है। लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून तो बन गए, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम करती है। डीओ क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, ये क्या कर रहा है, ये सरकार कर क्या रही है, ये पुलिस कर क्या रही है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। याद हो तो 1 साल पहले श्योपुर में 56 मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम पर फंडिंग को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कई मदरसों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के मामले ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए, साथ ही प्रदेश की सियासत को भी सुलगा दिया। हालांकि अब देखना होगा कि जो शिकायत मिली है उसमें कितनी सच्चाई है और इस मामले पर अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका अनादि टीवी में। तो ये जो खबरें आ रही हैं, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है। तालीम कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर एक धर्म विशेष की तालीम दी जा रही है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय। और भले बीजेपी ये दावा करे कि हम ऐसा हो रहा है तो एक्शन करेंगे, तो सरकार तो उन्हीं की, रोका किसने है? बिल्कुल मनोज जी, मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए, इतनी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इतनी स्कूलें खोली जा रही हैं, ग्रामीण स्तर पे प्राइमरी एजुकेशन की सुविधा है और कई सारे स्कूलों को तो बच्चे नहीं, छात्र नहीं मिल रहे हैं, वहाँ स्कूलें बंद कर मर्ज कर दीजिए रही दूसरे में। लेकिन हमारे बच्चे अगर मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कारण ये है कि हम जब अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो गैर उसके अध्ययन करेंगे और उसमें ये भी बड़ी समस्या है कि इससे धर्मांतरण रुकेगा नहीं। धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे बड़ी सरकार को फंडिंग रोकनी पड़ेगी। जो फंडिंग हो रही है बाहर से, विदेशी फंडिंग हो रही मदरसों को हो चाहे संस्थाओं को हो, उनको अगर नहीं रोकेगी सरकार तो मुझे लगता है कि इसके लिए कठिनाई। सरकार ने हालांकि कानून तो बनाए हैं, 2021 में अध्यादेश लाए और वो किया है, लेकिन निचले स्तर पर उसका कितना क्रियान्वयन हो रहा है। सरकार
इस पे चिंतन सरकार को करना पड़ेगा कि हम जो जिले स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये निर्देशित करना पड़ेगा कि इस तरह की जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो कानून बने हैं उसका सहारा ले, नहीं तो मानवाधिकार आयोग कैसे रिपोर्ट मांगनी पड़ती है। अगर 556 बच्चे हमारे इस तरह से पाए जा रहे हैं गैर उसमें वो अध्ययन कर रहे हैं, उसके अलावा कई सारे मदरसे अवैध चल रहे हैं, तो सरकार को ये चिंता करने की इसलिए आवश्यकता है कि हम इतनी अच्छी अपनी एजुकेशन व्यवस्था दे रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन में दे रहे हैं, रोज नित्य नए स्कूल खोल रहे हैं, प्राइवेट इतनी सारी संस्थाएं हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमी है और सरकार को इसको चेतना पड़ेगा। लेकिन झांकी तस्वीरें ऐसा भी नहीं होगा कि वहाँ स्कूल नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्कूल नहीं होते तो बहुत सारे फिर ये संख्या हजारों में होती ना, तो निश्चित तौर पर स्कूल तो होंगे ही वहाँ। कई जगह स्कूलों की अब मुझे लगता है ग्रामीण स्तर पे, अब गांव में आप देखिए तो 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल खुले हैं, उसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर खोल गए हैं, कई सारे प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, तो मुझे लगता है लेकिन प्रलोभन एक बड़ी बात है, इसमें प्रलोभन का भी बड़ा मामला है। मनोज जी आप देखें तो कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रलोभन देकर और ये धर्मांतरण कराने का प्रयास है, एक तरह से मदरसे में पढ़ाई कराना, फिर उनको अपने धर्म के बारे में बताना और धीरे धीरे उनकी सहायता करके आप देखें तो सबसे ज्यादा आप छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं जी। आप ढिढोरी, बालाघाट और यहाँ देखें तो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण के मामले आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए एक सुनिश्चित कार्य विधि बनानी पड़ेगी, कार्य व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उसके तहत सरकार इसमें पता लगाए कि इस तरह की जो हो रही है, धर्मांतरण हो रहे हैं और जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि आप देखें तो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ का जो पूरा क्षेत्र है वो सरगुजा और रायगढ़, यहाँ बहुत ज्यादा ईसाइयों में धर्मांतरण मिशनरी सक्रिय है जी, बिल्कुल मिशनरी सक्रिय है और सरकार प्रयास ये कर रही है कि उनको पुनः वापस ले आए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत है, मध्य प्रदेश में इसको रोकने की आवश्यकता है। कारण यह है कि जिस क्षेत्र में, जैसे आप सीहोर में पिछली बार पकड़ाए, बहुत सारे दमोह में ये मामला आया, तो कई सारे जिलों में इस तरह के जो मामले आए हैं और इसको संज्ञान में मानवाधिकार आयोग को संज्ञान में लेना पड़ रहा है। तो आखिरकार ये सरकार पे सवाल तो उठना लाजमी है और सरकार को इसके लिए प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमने नियम बनाए हैं उसकी कठोरता से पालन हो। और अगर इस तरह का कोई मदरसा संचालन करके और गैर मुस्लिम हिंदुओं को जो धर्मांतरण कराने का वो है बात है और वहाँ एजुकेशन देने का मामला है, उस पर रोक कैसे लगे और उसको व्यवस्थित हम कैसे करें, तो उस पर कानून का पालन कैसे हो निचले स्तर पे, इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा और नियम बनाने से ये काम रुकेगा नहीं, जिसको निचले स्तर पे कार्रवाई करें। जिला शिक्षा अधिकारी की एक कमेटी बनाए और मॉनिटरिंग करे स्कूलों में, मदरसों में जो अवैध मदरसे चल रहे हैं वो उन पे सख्ती से कार्रवाई हो और प्रलोभन कैसे रुके। प्रलोभन तभी रुकेगा जब फंडिंग बंद होगी इनकी, जो फंडिंग बाहर से होती है, इनके पास पैसे आते हैं, उस पैसे का जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार है, लेकिन वो ऐसा तो होता नहीं होगा ना कि कोई आपको केस दे गया हो, अगर विदेश से आ रहा है तो कहीं आपके खाते में आता होगा, सब दूर है, तो एक आम आदमी के खाते में 2-4-10 हज़ार का ट्रांजेक्शन होता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है उसको। लेकिन अगर लाखों करोड़ों की फंडिंग हो रही है, खातों में हो रही है, विदेश से हो रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग भी तो कोई ना कोई कर रहा होगा या करना चाहिए या नहीं हो पा रही है, ये भी तो एक सवाल है ना। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी गति या धीमी है या उस पर निगाहें नहीं रखी जा रही है, निगाहें रखी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर संजीदा नहीं है, ये बात हो सकती है। नहीं तो इस तरह का धर्मांतरण होना, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इसके बाद भी धर्मांतरण नहीं रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रलोभन का बड़ा मामला है। और आप देखें तो जिस तरह इस तरह के मदरसे हो, चाहे ईसाई हो, वो ऐसे ही लोगों को अपना वो बनाते हैं जो गरीब बच्चे हों, जो गरीब परिवार है, जिसके पास पढ़ाई के संसाधन नहीं है, जो दूर गांव में क्षेत्रों में रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं उनके परिवार को संसाधन जुटाते हैं, उनको देते हैं, पैसा देते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं और धीरे से उनको धर्मांतरण करा देते हैं। तो इसके लिए सरकार को नियम भले बना दिए हो आप, लेकिन उसकी जब तक कार्रवाई कठोरता से उसका पालन नहीं किया जाएगा और मॉनिटरिंग टीम नहीं होगी, तब तक आप उस पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सरकार को अब ये सबसे ज्यादा जरूरी देखना यह है कि हम
जिस तरीके से धर्मांतरण हो उसको रोक लगाने के लिए हम क्या और कैसे कठोर कार्रवाई कर सकते हैं? जी तो ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसी गरबा की बात चले, अभी खत्म हो गया क्योंकि अब कल नवमी पूज जाएगी, तो सारे नेता जागृत हो जाते हैं बीजेपी के कि गैर हिंदू को हम जो है गरबा नहीं करने देंगे, हम उसको कलावा बांधेंगे, गोमूत्र पिलाएंगे। लेकिन हजारों की संख्या में गरबे हमने देखे, एक भी हिंदुवादी संगठन ने एक आदमी किसी को पकड़ के दिखाया कि ये विधर्मी आदमी था, गरबे में घुसा, हमने इसको पकड़ लिया है। कांवड़ यात्राएं निकलती हैं तो ये हंगामा मचता है कि दुकानों पर आपको साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा नाम का, लेकिन जिन मदरसों में सरकारी अनुदान प्राप्त है और वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, और मजे की बात यह है कि संघ का मुखपत्र है पंचजन, उसमें यह खुलासा हो रहा है मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार चल रही है वो ये खुलासा कर रहे हैं कि मदरसों में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो एक इलाके की बात है, मुरैना की, और उनमें से एक मदरसा एक दंडोतिया साहब चला रहे हैं जो कि पंडित हैं, और उसके बाद नेता ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। NHRC 15 दिनों में जवाब मांग रहा, अभी तक तो मदरसा सील हो जाना था, कार्रवाई हो जाना थी ना, क्योंकि भले ही वो मान्यता प्राप्त हो, लेकिन इसी संविधान का एक अनुच्छेद ये कहता है ना कि आपको अपने धर्म की शिक्षा का अधिकार है। देखिए मनोज जी, आप देखिए दमोह में घटना होती है, विदिशा में घटना होती है, और इसके बाद जब भी इस तरह की सरकार बदली हो, या हम 2003 से देख रहे हैं, अब हम 25 में बात कर रहे हैं, अवैध मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, धर्मांतरण पर रोक लगा दी जाएगी, और जब खुलासा होता है दमोह विदिशा में, फांसी की सजा देंगे, सख्त कार्रवाई होगी। जब खुलासा होता है तो कहते हैं हम एक एक मदरसे को चेक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ग्रांट दे रही है, अवैध मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, ग्रांट पर रोक लगा दी जाएगी, यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी फिर भी ढाक के वही 3 पात। जो आपने कहा ना कि गरबे का जिक्र किया, वैसे ही यहाँ पे भी सियासत हो रही, सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ वोट बैंक को एक मैसेज देने का काम हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पोल हम नहीं खोल रहे, ये पोल उनके ही जो छत्र छाया में जो संगठन खड़ा हुआ है और RSS वो खोल रहा है। NHRC यदि लेटर लिख रहा है, वो बता रहा है कि आपके इतने मदरसों में इतने हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने पहले कहा था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? वो कौन लोग थे जिन्होंने फर्जी आपके पास सूचना दी है या फर्जी रिपोर्ट बनाई है, या जो गए ही नहीं मौके पर? आप मदरसे चेक नहीं कर पा रहे हो। आप कितने मदरसे हैं आपके, रजिस्टर्ड कितने हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, आप चेक कर सकते हो, अवैध है उनको बंद कर सकते हो, लेकिन करना जानना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बयानबाजी करना है, कोरी बयानबाजी, जैसे कि गरबे पे बयानबाजी हो रही है, सिर्फ अपने एक वोट बैंक के लिए आपको संदेश देना है, उसके हित में यदि कहीं गड़बड़ी हो रही है, यदि वो हो रही तो कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन ये लोग तो मानते हैं ना, बीजेपी के लोग तो हिंदू ही हमारा वोट बैंक है, तो उसकी तो चिंता कर लो। तो चिंता कहाँ करें, नेताओं को सिर्फ बयानबाजी से फुर्सत नहीं है। आप रामेश्वर शर्मा के बयान देख लीजिए, बाकी के हिंदू नेताओं के बयान देख लीजिए, इंदौर से लेकर गरबे पर क्या क्या किया उन्होंने, सिर्फ बयानबाजी की है ना। क्या किया? बोले आधार कार्ड, कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए कि परिचय पत्र देख कर देंगे। कौन से गरबा स्थल पर चेक कौन करेगा? कौन पटवारी, तहसीलदार या किसी थाना प्रभारी की कोई चेक नहीं कर रहा है। आप जाके देख लीजिए, राजधानी में भी किसी गरबा स्थल पर कोई चेक करने वाला नहीं था। कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं करेगा? जो आयोजक हैं उन्होंने टिकट बांटा है और उन्होंने अंदर प्रवेश दे दिया। हमने देखा एक वायरल हो रही थी, लड़कियों को बाकायदा जो मुस्लिम लड़कियां थी उनको गरबे के पास दे दिए गए थे, वो जाके वहाँ वीडियो बना रही थी, खूब रील वायरल हुई भोपाल में कि देखिए हमें पास क्यों दिया, इसमें लिख देते कि गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं होगा, हमें पास दे दिया। जिस संस्था रिसोर्ट की तस्वीर हमने देखी ना इंदौर की, कि वहाँ लड़कियों और शराब खोरी हो रही वहाँ गरबे की आड़ में, तो ये सब व्यवसाय हो गए मनोज जी। और नेता सिर्फ कोरी बयानबाजी करके अपना बचाव करते हैं या अपनी कर्तव्य की रीतिश्री कर लेते हैं, या वो जो कह रहे हैं वो करना चाहिए उनको। मदरसों को बंद करने से किसने रोका? अवैध मदरसे। यदि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये NHRC ने पहले भी खुलासा किया था कानून को ने, तो आपको जाके उन बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन दिलाना चाहिए था, शिफ्ट कराना चाहिए था। यदि वहाँ गलत गतिविधि चल रही थी तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। सिर्फ आप कोरी बयानबाजी आज भी वही कर रहे हैं। कौन पूछेगा? जिम्मेदारों से सवाल कौन करेगा कि आप बताइए कि जब आपने पहले कहा था उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो अमल कौन कराएगा? सरकार कराएगी। सरकार तो मूक दर्शक बनी हुई है, उनके ही लोग उनकी पोल खोल रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जवाब मांगा है 15 दिन में को जवाब क्या जाता है? क्या पहले यदि वो जवाब जाता है कि हम चेक कर रहे हैं, वहाँ पे इतने पाए जाते हैं, तो पहले की रिपोर्ट गलत थी, वो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है उन पर क्या कार्रवाई होती है? या पहले रिपोर्ट आपने जो बयान दिया था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जिम्मेदार कौन है? सवाल तो पूछने जाना चाहिए। सिर्फ संघ
जो पंचजन में छाप कर सिर्फ मतलब अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं कर सकता ना मनोज जी, वो तो पूछ ही सकता है। पत्रकार तो आईना दिखा सकता है ना सरकार को, बाकी का जिम्मेदारी वो तो ये तो करेगा नहीं कि आईना जाके तो रिपोर्ट बना के आईना तो एनएचआरसी दिखा चुका है, बिल्कुल बार बार दिखा रहा है। राजधानी में दिखा रहा है कि स्कूल के अंदर मजार बन गई है। क्या किया सरकार ने? वहां पे आपकी तत्कालीन सांसद जाकर देख चुकी हैं, रातों रात मजार बन जाती है। हमने देखा ना कि एक टीचर प्रिंसिपल मजार बनवा देती स्कूल परिसर के अंदर, तो इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो दमोह में स्कूल हम देखते हैं कि उसका एक रास्ता मस्जिद में खुलता है, एक मेन गेट पे खुलता है। तो आप ये बताइए कि आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? यदि एनएचआरसी लेटर लिख रहा है, जवाब तलब कर रहा है और सरकार के लोग कह रहे हैं, जिनकी सरकार है वो कह रहे हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, तो अब तक क्यों बख्शा था? पहले भी ये खुलासे हो चुके हैं, खुलासे वही क्यों कर रहे हैं? जब आपने कहा था हम एक एक मदरसे को चेक करेंगे, आपने कहा था हम लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा कर देंगे, जो तय मापदंड है उस पर बजेगी, कहाँ हुई? आपके बयानों में आता है कि हमने आया, खुले में मांस नहीं बिकेगा, आपके लाउड स्पीकरों की आवाज़ धीमी कर दी जाएगी। आप जाके देख लीजिए इसी शहर में सरकार की नाक के नीचे खुले में मांस बिक रहा है। क्या मंदिर के सामने शराब की दुकान है और अधिकारी लिख रहा है कि ये मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, दुकान जायज है। तो आप देखिए कि सरकार के सामने जो नियम बना है उनकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रजिस्टर्ड नहीं है मंदिर, तो कितने मंदिर हैं जितने रजिस्टर्ड हैं? भगवान तो है वहां पे। आप कहोगे साहब स्कूल खुला हुआ है, लेकिन वहां पे अवैध गतिविधियां चल रही हैं, पान गुटखा बट रहा है, शराब की दुकान पास में है, तो आप उसको तरह तरह के बहाने बनाते हो क्योंकि आपको राजस्व मिल रहा है। सरकार उतनी कठोर होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि मनोज जी इस तरह के जवाब आ सकते हैं कि साहब रजिस्टर्ड नहीं है मंदिर। रजिस्टर्ड कितने सारे मंदिर है, तमाम मंदिर रजिस्टर्ड नहीं होते ना, या तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तमाम। किसकी जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन कराने की? हर मंदिर को संचालित, मकान मंदिर का तो रजिस्ट्रेशन है, भगवान का नहीं है। हाँ, भगवान का नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, मुझे लगता है तब जाकर इस पर कुछ रोक लग पाएगी। और एक बार स्क्रीनिंग हो जाए पूरे मदरसों की, जहाँ गलत तरीके से गलत गतिविधियां चल रही हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाए। जिन मदरसों को आप ग्रांट दे रहे हैं उस ग्रांट का वो सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा कि फर्जी बच्चे रहते हैं, एक एक मदरसे में ग्रांट के लिए आप देखिए कि बच्चों की संख्या का नाम लिख दिया जाता है। जो बात आ रही है कि 556 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ग्रांट का भी वो है, एक फर्जी वाला भी है, एक धोखाधड़ी भी है कि आपने हिंदू बच्चों के नाम लगा दिए, वहां पर लिख दिए मदरसे में, और आप उनके नाम से ग्रांट ले रहे हैं, लेकिन बच्चे वहां जा ही नहीं रहे। जो अधिकारी ग्रांट दे रहा है उसको भी तो सोचना चाहिए कि अगर तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो मिलीभगत है, हो सकता है उसका भी हिस्सा हो। तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यदि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत तरीके से हिंदू बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और वो ग्रांट ले रहे हैं, तो जो ग्रांट दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निरीक्षण करने जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उस संचालक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए कि सरकारी धन आप किस तरह से ले रहे हो, आप किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हो। यदि वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, लालच में पढ़ रहे हैं। चीज है ना कि एनएचआरसी ने ये नहीं कहा कि पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो सीधे आरोप लगाया कि धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन हमने देखा है प्रदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम चाहते हैं कि मदरसे में एक हाथ में बच्चे में, एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो। 3 तस्वीरें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आसाम में हेमंत विश्व शर्मा एक आदेश निकालते हैं, सारे मदरसे बंद, सबको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आप प्राथमिक शिक्षा से लेके आप जो मूल पढ़ाई वो करेंगे, कोई मदरसा नहीं चलेगा। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में योगी, सारे अवैध मदरसे बंद, और एक स्टैंडिंग लाइन का एक आदेश होता है कि सारे मदरसों में वंदे मातरम का गायन होगा, वो होने लग जाता है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एनएचआरसी बार बार चिट्ठी लिखता है, संघ का अखबार खबर छापता है, इसके बाद भी 15 दिन में रिपोर्ट मांग रहे हैं, और अभी तक इस खबर आने के बाद, इस खबर को आए 15 दिन हो रहे हैं, तो अभी तक किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि भैया मैं उस मदरसे में गया था, कि वो रिपोर्ट झूठी थी, या वो मदरसा संचालक झूठ बोल रहा था कि उसने फर्जी हिंदू बच्चों के नाम लिखे ग्रांट ले रहा था। कुछ तो आता कम से कम कि कुछ तो गड़बड़ है। मनोज जी, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 0 टॉलरेंस, मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहेगा देश में, लेकिन भ्रष्टाचार को रोक कहाँ पाए। सब जगह आप देखें तो जहाँ जहाँ देखें मदरसों का सबसे बड़ा कारण देश तो भ्रष्टाचार। कई उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में, जहाँ भी मदरसे चाहे तो वहाँ आप देखो उनकी संख्या बच्चों की, अगर वो 200-250 बच्चे दर्शाते हैं तो उसमें 10 से 15 बच्चे ही आते हैं। बकाया तो सब रजिस्टर में होते हैं, स्कूलों में हो कहीं भी हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भ्रष्टाचार, इसमें सारे संलिप्त होते हैं सारे अधिकारी। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ जो मॉनिटरिंग करने वाली टीम है उसकी कमी। प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, नीति अच्छी है कि हम निर्धारण करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सख्ती से कानून नहीं लागू हो पाता निचले स्तर पर ना। जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करने वाला निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी सरकारें हो तो ठीक है कि भैया आपको लेना देना नहीं हो वोट बैंक के, ये तो उन्हीं की अपनी सरकारें हैं ना,
तो वो अपने वोटर को ही मूर्ख बना रहे हैं। सरकार में ही सबसे ज्यादा मामले उजागर हो रहे हैं। अगर बीजेपी चाहे, सरकार भाजपा की है, तो इसको कंट्रोल करने में कितना समय लगेगा? भाई एक टीम गठित कर दे और टीम में ये निर्देशित करे कि जांच करो आप मदरसों की, स्कूलों की, इनके कितने फर्जीवाड़े जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, कितने फर्जी काम कर रहे हैं, कितना इनमें बच्चे आ रहे हैं, रोज की अटेंडेंस क्या जा रही है, ये मंगाए और डेली की डेली जब रिपोर्ट आएगी तो समझ में आ जाएगा सरकार की। तो सरकार तो ये करने वाली नहीं है और इसी कमी है कि ये भ्रष्टाचार मानवाधिकार आयोग को उजागर करना पड़ रहा है कि अवैध कितने मदरसे हैं, अवैध कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब सरकारों की कहीं ना कहीं एक कमी है और सरकार को जब तक नीति का पालन कराने का पूरा सिस्टम ठीक नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे लगता है कि इसको रोक नहीं लग पाएगी। लेकिन ब्रजेश जी, हाँ सही कह रहे हैं आप तिवारी जी, लेकिन ब्रजेश जी ये तो चलिए 556 बच्चे हम निकाल दें, लेकिन जो एक शिक्षा माफिया जहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आदेश निकलता है फीस को लेकर, एक कलेक्टर कार्रवाई करते हैं जबलपुर में, उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं कोई तस्वीर आई नहीं। कल जो आरटी के तहत राशि जारी की जाती है बच्चों के खाते, वहां से घोषणा करना पड़ती है बच्चों को सस्ती किताबें देंगे। अरे भाई, जो आपने दावा किया था कि जो सस्ती किताबें सब स्कूलों को देना पड़ेगी, उन पर आपने क्या एक्शन लिया? तो ये तो मदरसे छोड़ दिए जहाँ लाखों बच्चे प्रभावित हैं, उसमें से तो एक बड़ा हिस्सा आपके वोट बैंक का है, तो उस पर क्या कार्रवाई की? इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए। शिक्षा मंत्री कह देता कि भैया मेरे क्षेत्र में कई सारे टीचर ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं अटैच हैं, प्रभावशाली लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को तो सबसे पहले मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दो। जो कम से कम काम करने ये लोग हैं उनके आप काम पे लगा दीजिए कि भैया तुम ही काम कर लो। निश्चित तौर पर करना किसको चाहिए? सरकार को करना चाहिए। एक कलेक्टर बेहतर काम कर रहे थे तो बाकी की जगह उनका यदि कोई पायलट प्रोजेक्ट था या उन्होंने कोई एक नई पहल की थी तो उसको दूसरी जगह लागू करना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी है, कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी योजना लाया है तो उसको दूसरी जगह लागू कर। लेकिन मनोज जी, अब बदल गया है दौर। आप देखिए, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, ये व्यवसायीकरण हो गया है, ये एक माफिया हो गए हैं एक तरह से। और इनकी सरकार से मिलीभगत रहती है, अफसरों से मिलीभगत रहती है। आप और हमारे दौर में, तिवारी जी के दौर में देखिए, हमने एक बच्चे की किताब से वही किताब हमने चलती रही, उनको परिवार में पढ़ लेते थे। तो सरकार क्यों इंतजाम नहीं कर देती कि स्कूल में हर साल स्कूल ड्रेस बदल देता है? आप देखते नहीं हो, सरकार तो सिलेबस में बदलाव करती है लंबे समय में, लेकिन स्कूल वाले एक्स्ट्रा बुक जोड़ देते हैं, वो उसमें नए नए सिलेबस ले आते हैं। आप जो पुरानी किताबें हैं, जैसे लाइब्रेरी बनाते हो आप स्कूल में, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हो कि स्कूल में ही जमा हो जाए? जो बच्चे पास आउट हो गए वो बच्चे अगले बच्चों को मिल जाए क्लास में, उन्हीं को दिलवा दी जाए। तो लेकिन देखिए, कागज की भी बचत होगी, पेड़ भी नहीं कटेंगे, पर्यावरण का भी फायदा होगा। लेकिन इसकी चिंता कौन कर रहा है? फिर उतना मोटी रकम, मोटा चंदा कैसे मिलेगा? ई बुक जारी करा दीजिए ना, प्रशासन से बात कर लीजिए, भैया कागज का पर्चा बच रहा, कम पैसे में दे दो आप। तो भाई ये करेगा कौन? ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन मोटा चंदा आता है, बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के स्कूल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो फायदा कौन उठा रहा है? तो ये जो मिलीभगत है, इस वजह से जनता बेचारी पिसती रहती है, उस पर कंधे पर बोझ आता रहता है। तो कोई तो सरकार ऐसा कदम उठाए कि भाई ठोस कदम उठाए, शिक्षा नीति लेकर आए कि इसमें इस तरह के प्रावधान कर दिया जाए कि जो पालक हैं उनके साथ लूट खसोट ना हो, बच्चे पढ़ाना मुश्किल ना हो जाए। सरकार को शिक्षा पर और हेल्थ के क्षेत्र में जो माफिया सक्रिय हो गया उस पर लगाम लगाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो फिर मुझे नहीं लगता कि मदरसे में बच्चों को जाने की जरूरत पड़ेगी जहाँ को कम खर्चे में शिक्षा मिल रही हो। ये भी एक वजह हो सकती है। तो आप शिक्षा तो आरटी सरकार कह रही है ना, मुफ्त शिक्षा की बात हो रही है, मुफ्त, और अभी सरकार कह रही है कि हम हर 5वें बच्चे में फीस भर रहे हैं। बिल्कुल, और शौचालय की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है, सब तो मुफ्त ही मिल रहा है ना, मुफ्त मिल रहा है। आप देखिए, तमाम चीजें मुफ्त मिल रही हैं, लेकिन हम उसी सरकार में देखते हैं ना कि सांसद जी स्कूलों के शौचालय साफ करते रहते हैं। तो व्यवस्था क्या है? ऊर्जा मंत्री आपने बिल्डिंग बना दी, हाँ, नाली साफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, और स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तबादले नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपने कहा ना कि ठोस कदम, वो कदम इतने ठोस हो गए कि वो उठ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा संकट इस सरकार में या किसी भी सरकार में ये होता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो मदरसों में बच्चे कोई से भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, लेकिन अगर उनका एक किसी खास कारण से उनको टारगेट किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। क्योंकि अगर इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं सरकारी, अपने अपने पीएम श्री कॉलेज की बात हो रही है, सांदीपनी स्कूलों की बात हो रही है, नीचे तक शिक्षा का एक जाल फैला हुआ, उसके बाद अगर इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं तो सरकारों को सोचना चाहिए कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। और अगर सरकार के खुद के अनुषंगिक संगठनों के मुखपत्र में ये खुलासे हो रहे हैं तो ये चिंता और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।